डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ, उसके बाद में ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, इफ्यूजन दोनों होगा, उसके बाद में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। NSEJS की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, उनके साथ में इस चैनल को रिकमेंड कर सकते हैं। अब हमको फाइनल प्रेशर बताना है, तो उसके लिए क्या हमको फाइनल वॉल्यूम पता होना चाहिए। डेविएशन मतलब अगर इस लाइन स्ट्रेट लाइन के ऊपर जा रहा है, जेड के ऊपर जा रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द थर्ड लेक्चर ऑफ आवर चैप्टर गैसियस स्टेट। अब तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग पढ़ चुके हैं अबाउट डिफरेंट लॉज के बारे में, उसके बाद में हम लोग पढ़ चुके हैं गैसियस इक्वेशन, जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में जब हम इस चैप्टर को कंक्लूड कर रहे हैं तो हम काफ़ी अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ, उसके बाद में ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, इफ्यूजन दोनों होगा, उसके बाद में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, और क्या रियल गैस और आइडियल गैस में कोई डिफरेंस है या कैन वी मेक अ कनेक्शन रिलेशन बिटवीन दीज टू। ये सारी चीज़ें आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी करने का ट्राई करेंगे। आप लोग लेक्चर्स को देखते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। अपने जो भी दोस्त या फ्रेंड्स या क्लासमेट्स जो भी NSEJS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनके साथ में इस चैनल को रिकमेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हम ट्राई कर रहे हैं आपको पूरा साइंस पढ़ाने का, अच्छे तरीके से पढ़ाने का। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखा कीजिए, जब जब टाइम मिले क्वेश्चंस किया कीजिए। मॉड्यूल्स आपको फिजिक्स वाला की ऐप पे मिल जाएगा, वहां पे आप चेक कर सकते हैं, स्पेशल सेक्शन बनाया हुआ है आपके लिए। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और गैस लॉस की हवा निकाल देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, क्वेश्चन तो यही है ना। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो रहेगा रियल गैसेस के बारे में। थ्योरी पढ़नी पड़ेगी हमको। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन्स लॉ, ऑफ पार्शियल प्रेशर, साथ में हम लोग पढ़ेंगे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, और लास्ट में हम लोग कंप्लीट करते हुए चलेंगे KTG मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये तीन टॉपिक जो मैंने लिखे हैं, इनके अलावा हम लोग बस एक और चीज पढ़ेंगे, वो है हमारा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक क्वेश्चन के साथ में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT। तो उसी से ये क्वेश्चन एक रिलेशन में है, उसको क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है टू बलून्स A एंड B कंटेनिंग 0.2 मोल एंड 0.1 मोल ऑफ हीलियम गैस। तो यार दोनों बलून्स में क्या है बेटा, गैस तो सेम है। चलिए चलो, यहाँ पे इशू तो नहीं है। उसके बाद में कहाँ रखी है, रूम टेम्परेचर पे, और पूरा प्रेशर कितना है 2 atm। अब कनेक्ट भी कर दिया। When equilibrium is established, the final pressure of helium in the system is, हमको फाइनल प्रेशर बताना है जो इस सिस्टम का होगा। अब हमको फाइनल प्रेशर बताना है, तो उसके लिए क्या हमको फाइनल वॉल्यूम पता होना चाहिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूं कि अगर आपको फाइनल प्रेशर बताना है तो उसके लिए क्या फाइनल वॉल्यूम पता होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो अगर आप ये लिखो, मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से कर देता हूं, फॉर बलून A हम लिख सकते हैं PV इक्वल्स टू nRT। यहां पे टेम्परेचर सेम है, रूम टेम्परेचर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फॉर बलून B मैं लिख सकता हूं PV इक्वल टू N2RT। टेम्परेचर दोनों पे सेम है, प्रेशर भी दोनों का सेम है, हमको वॉल्यूम्स निकालने हैं। ये VA है और ये VB है, ठीक है। तो यहां से VA क्या बनेगा बेटा, VA जो बनेगा वो बनेगा N1RT1, VB क्या बनेगा N2RT, और यहां पे क्या लिखना है, डिवाइड बाय P। ये हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन रहा है। तो यहां पे जब इसको आप फर्दर कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, यहां से VA की वैल्यू आ गई N1RT अपॉन P, और VB की आ गई N2RT अपॉन P, और P का वैल्यू कितना है भैया 2। तो VA इक्वल्स टू क्या बनेगा, N1 की वैल्यू 0.2RT/2, और VB क्या बनेगी 0.1RT/2, ठीक है। अब V फाइनल क्या होगा, V फाइनल क्योंकि हमको फाइनल निकालना है, तो वो हो जाएगा VA प्लस VB। मतलब कि कितना हो रहा है 0.2RT/2 प्लस 0.1RT/2, ठीक है। अब
टी क्या आप चाहो तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, वरना कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो कैंसिल आउट वैसे भी होगा। तो इसको बना के हम लिख सकते हैं 0.3 RT/2। ये हमारा v का वैल्यू आ गया। अब अगर आप लास्ट फाइनल वाला जो स्पेसिमेन है उसके ऊपर आप आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हो तो P फाइनल इक्वल इंटू वी फाइनल इक्वल्स टू, मोल कितने हो जाएंगे बेटे, मोल हो जाएंगे हमारे 0.3 और R और T तो वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या बन रहा है, PF इंटू 0.3 RT/2 इक्वल्स टू 0.3 RT/2। अब इस 0.3 RT से 0.3 RT कैंसिल हो गया, P फाइनल की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 2। ये क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने किया है ये बेसिकली जस्ट एक फंडामेंटल आपका स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि अगर कोई समझदार बच्चा जो इसको इमेजिन कर पा रहा है वो क्वेश्चन को पढ़ेगा तो उसको ये साफ पता लग जाएगा कि जब दोनों गैसेस, दोनों जो बलून्स की गैस एक ही है और दोनों का प्रेशर भी सेम था, दोनों का प्रेशर भी क्या था, सेम था, तो फाइनल प्रेशर भी वही रहेगा, क्योंकि 0.2 मोल जो बलून ए में थे और 0.1 मोल जो बलून बी में थे, जस्ट उनको साथ में रखा गया है और दोनों का प्रेशर सेम पहले से था, तो आंसर कितना आएगा, वापस से 2 ATM ही आएगा। आप चाहें तो इसको 2.0 की जगह पे 1 रख के देख सकते हैं, 3 रख के देख सकते हैं, सबका आंसर सेम ही आएगा, जो प्रेशर यहां होगा वही उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक जो है रियल एंड आइडियल गैसेस। बेटे लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या होती है, ये एक ऐसी गैस है जिसके ऊपर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता, ये बिल्कुल आदर्श है, आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस और रियल गैस में कुछ डिफरेंस होते हैं क्या, पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए, आइडियल गैस में और रियल गैस में कुछ डिफरेंसेस होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं। तो आइए उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो पहला डिफरेंस तो क्या है कि गैसेस विच ओबे गैस लॉज और आइडियल गैस इक्वेशन एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो भी गैसेस इस इक्वेशन को या गैस लॉज को सभी टेम्परेचर पे और प्रेशर पे फॉलो करेगी उसको बोलते हैं आइडियल गैस या परफेक्ट गैस। ऑलमोस्ट ऑल द गैसेस, जितनी भी गैसेस हम लोग रियल में देखते हैं, हाइड्रोजन ले लो, हीलियम ले लो, नियोन, जिनोन, कुछ भी ले लो, उनमें थोड़ा बहुत डिविएशन तो आता है। सो हम अल्टीमेटली क्या बोल सकते हैं कि नो गैस इज परफेक्ट एंड द कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट गैस इज ओनली थ्योरिटिकल, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। ठीक है बेटा, सेकेंड पॉइंट अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे, ये तो आपको पता होना चाहिए कि सारी गैसेस हम जो आइडियल मानते हैं वो सिर्फ मानते हैं ना, उनमें वो असली में फीचर नहीं होते हैं, उनके अंदर असली में वो वाली जो प्रॉपर्टीज हैं, वो टेंडेंसीज हैं, वो नहीं होती है, इसीलिए क्या है, थ्योरेटिकल है, या फिर हम सिंपली कह सकते हैं कि कैसा है, इमेजिनरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। गैसेस टेंड टू शो आइडियल बिहेवियर मोर एंड मोर, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, gases tend to show ideal behavior more and more as the temperature rises above the boiling point of their liquefied forms, मतलब जब उसको लिक्विफाई किया था और उसके ऊपर से हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया तब, एंड साथ में प्रेशर को क्या रखा गया है, लोअर रखा गया है। जब प्रेशर लो था और उनका जो टेम्परेचर था उसको बढ़ाया जा रहा है, तो इस कंडीशन में ही सारी गैसेस किस तरह से बिहेव करेगी, आइडियल गैसेस। वापस से बता देता हूं कि जब टेम्परेचर को हाई करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट की तरफ से ऊपर खींचेंगे और साथ में प्रेशर को लो रखेंगे, सिर्फ उसी जगह पर आपकी जो गैसेस हैं वो कैसा बिहेव करना चाहती है, आइडियल बिहेव करना चाहती है। ठीक है, अ रियल गैस इज दैट विच ओबेज द लॉज ऑफ गैसेस या गैसियस स्टेट, कहां पे, जब लो प्रेशर होगा और हाई टेम्परेचर होगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, अ डिविएशन कैन बी डिस्प्लेड, आपको एक डिविएशन दिखाता हूं मैं, उस डिविएशन को समझने के बाद में आपको एक और चीज समझाऊंगा। जब इनको देखा गया, इस सबको अभी मत पढ़िएगा, आप सिर्फ इसको देखिए कि एक ग्राफ है जहां पे ये ग्राफ है, P वर्सेस Z का ग्राफ है। Z होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, या फिर इसको आप T वर्सेस Z भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे सारे ग्राफ कैसे हैं, पहली बात तो आइसोथर्म, प्रेशर को वेरी कर रहे हैं Z के करस्पॉन्ड्स में, और यहाँ पे सारे ग्राफ कैसे हैं, ये आइसोथर्म ग्राफ है, मतलब हर गैस के लिए टेम्परेचर को क्या माना गया है, कांस्टेंट। तो देखो आइडियल गैस के लिए क्या चल रहा है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन चल रही, कोई डिविएशन नहीं आ रहा। आइडियल गैस के लिए Z की वैल्यू कितनी है, 1। Z कैसे निकालते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, भी समझाएंगे उसको। ठीक है,
लेकिन बाकी सब गैसेस के लिए देखो, किसी के लिए Z सीधा बढ़ते जा रहा है, ये देखो CO2 के H2 के लिए देखो, N2 के लिए थोड़ा सा पहले Z के बराबर था और फिर बढ़ने लग गया, CO2 के लिए पहले नेगेटिव में था, थोड़ी देर पे Z के आया, फिर वापस से पॉजिटिव हो गया। मतलब किसी भी गैस का जो बिहेवियर है ना, वो आइडियल तो नहीं है, चेंजेस हो रहे हैं, डेविएशन आ रहे हैं। डेविएशन मतलब अगर इस लाइन, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जा रहा है, Z के ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन है, Z के नीचे जा रहा है तो मतलब नेगेटिव डेविएशन है, मतलब उनके बिहेवियर में चेंजेस तो आ रहे हैं। हम बता नहीं पाएंगे कि प्रेशर के साथ में वॉल्यूम कैसे कैसे बढ़ेगा, या वॉल्यूम के साथ में टेम्परेचर कैसे कैसे, या टेम्परेचर के साथ में वॉल्यूम कैसे कैसे चेंज कर रहा है। इसको बोला जाता है डिविएशन फ्रॉम द एक्चुअल और आइडियल बिहेवियर। तो इस केस में हमको निकालना पड़ता है Z का वैल्यू, और Z का वैल्यू जितना जितना बढ़ेगा उतना उतना डिविएशन आएगा। ठीक है, Z का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला भी अब आपके सामने आएगा। अभी पहले Z की कंडीशन समझ लेते हैं। Z की कंडीशन कैसी है कि अगर Z की वैल्यू हम लोगों ने 1 मान रखी है, तो जिस गैस के लिए Z की वैल्यू 1 आ गई, मान लो किसी गैस के लिए Z की वैल्यू क्या आ गई 1, उस गैस को हम लोग बोल देंगे आइडियल गैस है। ये गैस कैसी है? आइडियल गैस है। बात समझ में आ गई? जिस भी गैस के लिए Z की वैल्यू 1 आ रही है उसको क्या बोला जाएगा? आइडियल गैस है। आगे चलते हैं। तो Z इक्वल टू 1, द गैस इज आइडियल एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर्स। इन केस ऑफ N2 देखो, N2 के लिए अगर आप देखोगे तो 0 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में वो गैस कैसी हो जा रही है? आइडियल गैस। देखो यहां ध्यान से, 0 से 50 मतलब थोड़े कम टेम्परेचर तक में। मैं N2 को दिखा रहा हूं पिंक कलर से। N2 को कैसे दिखा रहा हूं मैं? पिंक कलर से दिखा रहा हूं मैं आपको, ये देखो। तो N2 यहां से लेकर यहां तक में तो 1 के आसपास घूम रही है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वो ऊपर चली गई, मतलब उसमें डिविएशन कैसा आ गया? पॉजिटिव। तो मतलब कुछ टेम्परेचर तक, कुछ 0 से लेकर 50 तक के टेम्परेचर तक में इसकी जो प्रॉपर्टीज है किसकी? नाइट्रोजन की, वो किससे रिजेंबल करती है? हमारी आइडियल गैस से। जब Z की वैल्यू 1 हो गई और उससे बढ़ गई, ठीक है, Z की वैल्यू क्या हो रही है? Z की वैल्यू 1 से बढ़ रही है, तब गैस इज लेस कंप्रेसिबल देन द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। गैस इज लेस कंप्रेसिबल फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन ऑफ आइडियल बिहेवियर। ये याद रखना है हमको। अब याद रखो Z की वैल्यू कैसे निकालते हैं। Z की वैल्यू के लिए हमको वापस से रेफरेंस लेना पड़ेगा, PV इक्वल टू nRT। अगर किसी गैस का मोल हमने 1 कर दिया, n इक्वल टू 1 कर दिया, तो इसको क्या बोला गया? PV इक्वल टू RT बोला गया। रेशियो निकालेंगे यहां से, तो PV अपॉन RT का जो रेशियो आता है, यही है हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। यही क्या है? हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। ठीक है, अब याद रखो मैंने क्या बोला कि किसी गैस के अंदर लेस कंप्रेसिबिलिटी है, मतलब द गैस इज लेस कंप्रेसिबल होगी। कब होगी लेस कंप्रेसिबल? जब उसका प्रेशर ज्यादा कर दिया गया है। ठीक है, अब उसका प्रेशर बढ़ चुका है, उसमें लेस कंप्रेसिबिलिटी आ चुकी है, मतलब PV की वैल्यू कैसी होगी? RT से ज्यादा। और इसी कंडीशन में Z की वैल्यू क्या है? 1। अगर Z की वैल्यू 1 है तो हम क्या समझ सकते हैं? Z की वैल्यू 1 है तो मतलब PV इक्वल टू RT हो रहा है। लेकिन अगर Z की वैल्यू ज्यादा है, 1 से ज्यादा मान लेते हैं Z की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? PV इज मोर देन RT। और इस कंडीशन में क्या होता है? द गैस इज लेस कंप्रेसिबल। अब Z की वैल्यू लेस है, मतलब क्या हुआ? RT की वैल्यू ज्यादा है PV से। Z इक्वल्स टू PV अपॉन RT। अगर दोनों की वैल्यू बराबर तो Z इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब गैस कैसी है? आइडियल गैस है। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि गैस की वैल्यू कैसी, मतलब Z की वैल्यू कैसी हो गई? 1 से ज्यादा हो गई, मतलब क्या है कि मतलब ये हुआ यहां पे कि Z की वैल्यू में PV का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। P इंटू V का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, मतलब RT छोटा पड़ गया और PV बड़ा हो गया। इस कंडीशन में गैस कैसी रहेगी? लेस कंप्रेसिबल रहेगी। ठीक है, आगे चले। अगर मैं बोलता हूं आपके कि RT की वैल्यू ज्यादा है और PV की कम है, मतलब ये वैल्यू बढ़ी हुई है और ये वैल्यू कम है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? Z की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। और यहां पे हम लोग को बोलना पड़ेगा द गैस इज मोर कंप्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। और यहां पे डेविएशन कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। ये सब क्वेश्चन है बेटा, ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं। याद रखिए, हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू ऑलवेज 1 से ऊपर रहेगी। हाइड्रोजन और हीलियम ऐसी दो गैसेस हैं जिनके लिए Z की वैल्यू 1 से ऊपर जा सकती है अभी फिलहाल के हिसाब से। हाइड्रोजन तो कंफर्म है, ठीक है, हाइड्रोजन तो कंफर्म है कि इसके लिए Z की वैल्यू 1 से ऊपर जाएगी। सही, मतलब ये कैसा डिविएशन शो करेगी? पॉजिटिव डिविएशन शो करेगी। आगे चलते हैं।
उसके बाद में अगर आप देखो इस वाले पॉइंट को, हालांकि वो प्लॉट में शो नहीं हो रही है पर आपको ये याद करना पड़ेगा कि द मोस्ट इजीली लिक्विफाइबल एंड हाईली सोल्यूबल गैसेस आर टू, अमोनिया एंड SO2। अब वो बताओ कि ये गैस इजीली लिक्विफाई हो सकती है, मतलब Z कैसा रहेगा इसके लिए, लेस देन 1 ही रहेगा ना, लेकिन ये और इजीली हो रही है, मतलब Z की वैल्यू किधर जा रही है, पॉइंट्स में, डेसिमल में इसकी वैल्यू जा रही है। ठीक है, उसके बाद में एक गैस याद रखनी है हमको, CO2। इसका बिहेवियर दोनों तरफ से हो सकता है, मतलब इसके लिए Z की वैल्यू नेगेटिव, मतलब लेस देन 1 भी है और मोर देन 1 भी है। Z 1 से 1 के बीच में वेरी करता रहता है यहाँ पे। ठीक है, इसको बोला जाता है CO2 गैस का बोथ साइड पे डेविएशन, मतलब ये पॉजिटिव डेविएशन भी करेगी और नेगेटिव डेविएशन भी करेगी। क्या आप इस बात को समझ गए हैं कि आपको याद करने पड़ेंगे सब के सब, क्लियर, याद रखने हैं सारी की सारी चीजें आपको। चलें आगे। अब देखो ये जो डिविएशन का रीजन है, इसका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डिविएशन का रीजन क्या है। ये रीजन ऑफ डिविएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई स्टार्ट, द कॉज ऑफ डिविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, उसके रीजन क्या है। सबसे पहला तो द आइडियल गैस लॉज कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस विच इज बेस्ड अपॉन टू फॉलोइंग फैक्टर। ठीक है, हम क्या मानते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ एनी मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। इस कमरे के अंदर मान लेता हूं मैं एक गैस भरी हुई है, कोई सी भी गैस भरी हुई है, तो उस गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कितना होगा, चुन्नू सा, नेग्लिजिबल होगा। किसके कंपैरिजन में, इस टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में, बिकॉज टोटल वॉल्यूम किसने ऑक्यूपाई किया है, ये ऑक्यूपाई किया है गैस ने। ये हम लोग मानते हैं। कहां समझ में आएगा ये, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। उसके अलावा हम लोग ये भी मानते हैं कि बीच में पार्टिकल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, बट ऐसा नहीं होता है। पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन तो होगा ही से। क्या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में अट्रैक्शन नहीं है? क्या नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में अट्रैक्शन नहीं है? क्या CO2 के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में अट्रैक्शन नहीं है? बिल्कुल है। क्या CO2 के मॉलिक्यूल का कोई वॉल्यूम नहीं होगा? क्या हाइड्रोजन के वॉल्यूम का कोई मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नहीं होगा? सबके वॉल्यूम होते हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या किया था, स्टार्टिंग में जब हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन बना रहे थे, हम लोगों ने वो सारे वॉल्यूम्स, वो सारे फैक्टर्स को क्या माना, नेग्लिजिबल माना, ताकि गैस को कैसा मान सके, आइडियल गैस मान सके। लेकिन रियलिटी में क्या है, रियलिटी में सारी की सारी गैसेस रियल गैसेस हैं। तो ये इशू सोल्व करना पड़ेगा। इस इशू को सोल्व करने के लिए आया हमारा साइंटिस्ट दोस्त वॉन्डरवाल। वॉन्डरवाल की इक्वेशन हमको याद रखनी है। इसने 2 जगह करेक्शन किया। उसने बोला सर आप लोगों ने बहुत मस्ती कर ली, अब इसको सही कर लेते हैं। तो वॉन्डरवाल इक्वेशन में कुछ एरर्स को करेक्ट किया गया था, और ये किसके लिए ज्यादा सूटेबल थी, वो थी रियल गैसेस। किसके लिए ज्यादा सूटेबल थी ये ज्यादा सूटेबल थी रियल गैसेस के लिए। तो इसमें क्या हुआ, उसने 2 करेक्शन किए। 1873 के में आया था, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, 1873 में ये आया और इसने ये कुछ करेक्शन किए। पहला करेक्शन कहां किया उसने, वॉल्यूम के अंदर किया। उसने कहा आपको गैस के वॉल्यूम से मतलब है ना, हमने बोला हाँ, तो एक काम करो, गैस का एग्जैक्ट वॉल्यूम बताओ। फिर गैस का एग्जैक्ट वॉल्यूम क्या होगा, अरे भैया गैस का एग्जैक्ट वॉल्यूम तब निकलेगा जब आप उसमें से उसके जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है उसको हटा दो। आप जिसको नेग्लिजिबल मान रहे हो ना, वो नेग्लिजिबल नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने उसका वॉल्यूम यहां से हटा दिया, वॉल्यूम करेक्शन किया, और जो मॉलिक्यूल का साइज था उसको हम लोगों ने हटाया। तो पहले हम लोग क्या लिखते थे V, अब हम लोगों ने क्या लिखा V माइनस NB। ठीक है, यहाँ पे 2 कांस्टेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, पहला है A, दूसरा है B। ये दोनों कांस्टेंट हमेशा नेचर पे डिपेंड करते हैं, किसके, गैस की नेचर पे, और इनको हमें याद रखना पड़ेगा। N और B याद रखना पड़ेगा। B कहाँ जाएगा, वॉल्यूम करेक्शन में। A और B याद रखना पड़ेगा। B कहाँ जाएगा, वॉल्यूम करेक्शन में, और A कहाँ जाएगा, प्रेशर करेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब हमने वांडरवाल करेक्शंस को एम्पलीफाई किया, या उनको हम लोगों ने सिग्निफिकेंटली समझा, तो हमको समझ में आया कि हाँ यार ये बात तो सही कह रहे थे। क्योंकि हम लोग अभी तक मजे ले रहे हैं कि ठीक है, हाइड्रोजन तू भी रियल गैस, आइडियल गैस, नाइट्रोजन तू भी आइडियल गैस, SO2 तू भी आइडियल गैस, पर असली में ऐसा थोड़ी है यार। असली में तो बेटा उनके कुछ वॉल्यूम्स भी होंगे ना। अच्छा, अब जो एक्चुअल प्रेशर था वो कहीं ज्यादा था जो हम लोगों ने माना था, तो हम लोगों ने क्या किया, उसको और करेक्ट किया। मतलब
प्रेशर को एक्स्ट्रा बना दिया। कितना बनाया? एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर एक्स्ट्रा बना दिया। प्रेशर पहले हम लोग क्या मान के चल रहे थे? सिर्फ P, लेकिन अभी जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी तो लगाते हैं और भी प्रेशर लगेगा ना, प्रेशर तो बढ़ेगा वहां पे। तो क्या किया हम लोगों ने? प्रेशर को एक्स्ट्रा बनाया, करेक्ट किया। तो कैसे करेक्ट हुआ? P जो ओरिजिनल प्रेशर हम लोगों ने पहले माना था उसमें कुछ पार्ट ऐड करना पड़ेगा, एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर। हमारे में इसका डेरिवेशन नहीं है इसलिए हम लोग इतना डीप में नहीं जाएंगे, बस याद रखना है कि पहले V जो था वो ज्यादा था क्योंकि हम लोगों ने गैस के पार्टिकल्स को उसमें नेग्लिजिबल मान रखा था, लेकिन अब जब उनको घटाएंगे तब जाके वॉल्यूम जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो निकल के आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एक्चुअली में अब यहाँ ये n क्या है? n इज नंबर ऑफ मोल्स। n क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स। तो हमारी इक्वेशन क्या बनती है? पहले क्या थी? पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। अब क्या बनेगी? P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर P माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी। ये है हमारी इक्वेशन, इसको बोलते हैं वांडरवाल इक्वेशन। वांडरवाल इक्वेशन भी किसके लिए है? ये है फॉर रियल गैसेस। किसके लिए है ये? रियल गैसेस के लिए इक्वेशन है ये। हमको ये याद रखनी है, हमको बाकी से मतलब नहीं है अभी फिलहाल के लिए। हाँ, सारे क्वेश्चंस तो जो हम करेंगे ना वो सब करने हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी से, जब तक वो मेंशन ना करे। अगर किसी क्वेश्चन में उसने बोला कि गैस का प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है, बताओ मोल कितने हैं, एंड दिस इज अ रियल गैस जिसके लिए ए और बी की वैल्यू दे रखी है, तब करना है हमको उस तरीके से P प्लस ए स्क्वायर ए इंटू एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वाला तरीका कब लगाना है? तब। अदरवाइज हम लोग कौन सा यूज करेंगे? सिंपल सिंपल पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। बात समझ में आ गई? तो किसी एक मोल के लिए जब हम इसको निकालेंगे, किसी 1 मोल ऑफ गैस के लिए जब इसको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ये देखो, एन की वैल्यू 1 कर दो, एन की वैल्यू 1 करी तो क्या बनेगा? P प्लस ए बाय वी स्क्वायर माइनस वी इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, या फिर पी वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आर टी माइनस ए बाई वी प्लस ये एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, अब याद रखो बेटा, ध्यान से समझना इस चीज को कि जब प्रेशर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, प्रेशर की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा है, तब क्या करना है? तब मैं क्या इसको ऐसे का ऐसे रखूंगा? नहीं, तब मैं करूंगा यहाँ पे कुछ चेंजेस। जब प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तब वॉल्यूम क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल हो जाएगा। और अगर वो नेग्लिजिबल हो गया तो क्या करेंगे? इसकी वैल्यू क्या रहेगी फिर बताओ? इसकी वैल्यू क्या रहेगी? जब आपने बोला कि प्रेशर इज एक्सट्रीमली हाई, तो फॉर 1 मोल ऑफ गैस हम क्या बोलेंगे? सेम इक्वेशन को यहां लिखा हमने, P प्लस ए बाय वी स्क्वायर, ठीक है, P माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। अब इसमें आपको क्या लगाना है? प्रेशर की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा हो चुकी है। क्या हो चुकी है? प्रेशर की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा हो चुकी है। तब इस केस में हमको यहाँ पे क्या लिखना है? ये इक्वेशन हमारी यहाँ बनी हुई है, इस इक्वेशन को देखो फटाफट ध्यान से, और इससे हम लोग डिड्यूस करेंगे कंडीशन में। अगर आप इसको सोल्व करोगे, जो इक्वेशन मैंने आपको दी है कि जब P की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा है तो P प्लस ए स्क्वायर बाय बी ए बाय बी स्क्वायर बी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी लिखा हुआ है। अब मैंने क्या बोला? P इज वेरी वेरी हाई, तो जब P बहुत ज्यादा होगा तो a बाय बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमको मतलब ही नहीं है। अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि P की वैल्यू मान लो 4 है, तब उसमें अगर मैं a बाय वी स्क्वायर जोड़ूंगा या उसमें ऐड करूंगा तो कुछ फर्क पड़ेगा, हाँ या ना? मान लो a बाय वी स्क्वायर की वैल्यू किसी टाइम पे आ रही है 0.1 आ रही है, लेट सपोज। तो जब यहाँ पे p की वैल्यू 4 है और उसमें a बाय बी स्क्वायर को मैं ऐड करूं तो कुछ सिग्निफिकेंट फर्क पड़ेगा भी सही। लेकिन अगर मान लो p की वैल्यू 100 हो गई, कितनी है p की वैल्यू? 100 मान ली मैंने, तो क्या अब उसमें a बाय बी स्क्वायर का कुछ वैल्यू का सिग्निफिकेंस पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो जब p की वैल्यू इज वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई, तो हम क्या बोल सकते हैं कि p इज मोर 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 देन a बाय वी स्क्वायर, सो a बाय वी स्क्वायर इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। 0 मान लिया इसको, तो क्या बनेगा यहाँ पे?
यहां बनेगा हमारे लिए P, और ये नेग्लिजिबल हो गया, मतलब ये जीरो हो गया, इनटू V माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। तो क्या बोलेंगे, पी वी माइनस पी बी इक्वल्स टू आर टी। अब इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या बन के आ रहा है, ये पी वी इक्वल्स टू आर टी प्लस पी बी। कितना बन रहा है ये, आर टी प्लस पी बी। दोनों साइड में डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड, किससे कर दो आप, दोनों साइड में डिवाइड कर दो आर टी से। किसे डिवाइड करना है, आर टी से, तो डिवाइड बाय आर टी कर दो एक बार। आर टी किया तो देखो क्या बन रहा था, पी वी इक्वल्स टू आर टी प्लस पी बी डिवाइड बाय आर टी। तो ये आर टी से डिवाइड हुआ, ये भी आर टी से डिवाइड हुआ, और ये भी आर टी से डिवाइड हुआ। पीवी बाय आर टी को क्या बोलते हैं बेटा, जेड बोलते हैं, मैंने आपको सिखा दिया। आर टी बाय आर टी कितना हो गया, 1, और यहां क्या हो गया, पीबी प्लस आर टी। इसकी वैल्यू कुछ भी हो एक्स से ज्यादा होगी, क्योंकि 1 में कुछ ऐड हो रहा है, तो तभी तो यहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि z इज मोर देन 1, सॉरी, z इज मोर देन 1 हो रहा है। यही तो मैंने आपको यहां सिखाया था, देखो ये लिखा हुआ, z की वैल्यू जब 1 से ज्यादा होगी तो हम क्या बोलेंगे कि वो प्रेशर उसका ज्यादा हो रहा है। देखो ये लिखा हुआ, सेकंड लाइन में भी यहाँ लिखा हुआ है। जब जब z की यहाँ पे वैल्यू ज्यादा है तो मतलब क्या है, इसके अंदर पॉजिटिव डेविएशन आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है, पीवी की वैल्यू ज्यादा रहेगी। अरे पी तो बहुत ज्यादा है बेटा, बहुत ज्यादा, पी तो बहुत ज्यादा है, तो पी इंटू वी की वैल्यू भी बहुत ज्यादा रहेगी। इसीलिए ये एक बार मैंने आपको समझा दिया कि वॉन्डरवाल इक्वेशन से z की वैल्यूज कैसे निकालते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब ये मान के चल लेते हैं कि टेम्परेचर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर आ चुका है उसका, तो क्या होगा, ये दोनों जो फैक्टर्स हैं कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि गैस अब कैसा बिहेव करना चाह रही है, आइडियल बिहेव करना चाह रही है। तब उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में पीवी इक्वल्स टू आर टी, मतलब कि जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे 1 आ रही है। आई बात समझ में, इस तरीके से हमको ये समझना है, इस तरीके से हमको सोल्व करना है। आगे नोट्स में आप ये भी देख सकते हो, मैंने सब कुछ दिया हुआ है, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ था, हाइड्रोजन के लिए भी दिया हुआ है, तो मैंने आपको वहां पे नोट डाउन करवा दिया है, आप वहां से रेफर कर सकते हो या इसको भी देख सकते हो, नो इश्यूज। चलें आगे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा एक टॉपिक जो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका, मैं आपको सिखा देता हूं, वो कि एक कंटेनर है, ये कंटेनर है मेरा, छोड़ो, इसके अंदर हम लोग 3 गैसेस डालेंगे, यहाँ पे 3 गैसेस यहाँ पे भरेंगे। मैं आपको सिर्फ फोर पार्टिकल्स दिखा रहा हूं, बट आपको ऐसे मान के चलना है कि इसमें 3 तरह की गैसेस भरी हुई है, और इनके ऊपर एक कंडीशन है कि ये आपस में कैसी है, ऑल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव। ये याद रखना है कि ऑल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव इन द कंटेनर। तो क्या होगा बेटा, जो पी टोटल होगा ना, वो इन सबके इंडिविजुअल का सम होगा। तो पी टोटल या पी मिक्सचर जो होगा, ये मैं बोलता हूं पी मिक्सचर, वो क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3। मतलब कि या तो आप पूरे मिक्सचर का प्रेशर कैलकुलेट करो, या सबका अपने अपना कंट्रीब्यूशन देख लो, मतलब उनका अपना अपना पार्शियल प्रेशर कंट्रीब्यूट कर लो, सबका सम इसके मिक्सचर के बराबर ही आएगा। ये बोलता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर।
इसके मोल्स मान लेते हैं N1 है, इसके मोल्स N2 है, इसके मोल्स N3 है। कंडीशन सेम है ही सही, मतलब टेम्परेचर बराबर हो गया, वॉल्यूम बराबर हो गया, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये कंडीशंस बन के आती है। अब हमको ये बात पता है कि P इंटू वी इक्वल्स टू NRT। यहां से अगर आप देखोगे तो P का वैल्यू कितना निकल के आएगा, NRT बाय V, यही तो निकल के आ रहा है। अगर मैं बोलता हूं PV इक्वल्स टू NRT, और यहां पे अगर आप देखोगे तो P की वैल्यू क्या निकल के आएगी, P की वैल्यू निकल के आएगी NRT बाय V। किसी भी गैस के लिए उसके प्रेशर की वैल्यू यही तो रहेगी, उसके मोल्स इंटू हमारा गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम तो सबके लिए सेम है ही सही। हमको क्या निकालना है, पी टोटल निकालना है। और किसकी हेल्प से निकालेंगे, हर गैस की हेल्प से निकालेंगे। क्यों निकाल रहे हैं यहाँ पे ऐसा, क्योंकि सारी की सारी गैसेस कैसी है, नॉन रिएक्टिव है। अगर ये गैसेस आपस में रिएक्ट हो जाएंगी तो क्या हम इस लॉ को लगा सकते हैं क्या, आंसर है नहीं, हम इस लॉ को नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ये लॉ कब लगता है, जब गैसेस नॉन रिएक्टिव होती है। आ जाओ बेटा, अगर मैं P1 के लिए बात करूं, P1 के लिए बात करूं तो P1 क्या हो जाएगा, N1RT अपॉन V। P2 क्या हो जाएगा, N2RT अपॉन V। P3 क्या हो जाएगा, N3RT अपॉन V। यही तो होगा बेटा। तो P टोटल क्या हो जाएगा, एक बार इसको निकाल लेते हैं हम लोग। P मिक्स क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा P1 प्लस P2 प्लस P3, या फिर जितनी भी होगी, ये क्या हो जाएगा, N1RT अपॉन V प्लस N2RT अपॉन V प्लस N3RT अपॉन V। यही होगा, ये होगा नहीं होगा। यहां तक में कोई डाउट है भी आपको, आई होप यहां तक में कोई डाउट नहीं होगा। इसको एक बार ढंग से समझ लीजिए कि P और V में रिलेशन कैसे निकाला है हम लोगों ने। PV इक्वल्स टू NRT होता है, ठीक है, ये देख लो फटाफट से। P टोटल कितना होगा, इस कंटेनर का P टोटल कितना होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3, ये निकाल लिया हम लोगों ने। अब उसके बाद में P का रिलेशन कैसे निकालना है, P की वैल्यू कैसे निकालनी है, ये इस तरीके से निकालनी है। R T और V सबके लिए सेम रहेगा, क्योंकि सबका टेम्परेचर यहाँ पे सेम है, सबका वॉल्यूम यहाँ पे सेम है, और R तो कैसा है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसकी वजह तो पूरे पूरे के पूरे थ्रू आउट द सिस्टमेटिक प्रोसेस के अंदर कभी चेंज तो हो नहीं रही है, तो ये सब सेम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके अल्टीमेटली ये रिलेशनशिप बन के आया। यहां से आप ये भी कर सकते हो, N1 प्लस N2 प्लस N3, और यहां कॉमन ले लो RT और V। समझ में आ गया, यहां से कॉमन ले लो इसको, RT अपॉन V को। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, P मिक्स की। किसकी वैल्यू है ये, P मिक्स की। आई होप कोई डाउट नहीं होगा इसके अंदर। अब अगर आप इसको आगे थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे तो आप इसमें देखोगे कि ये अगर इक्वेशन नंबर 2 हो गई, और इधर पहले अगर हम लोगों ने यहां देखा तो यहाँ पे इक्वेशंस दे रखी है, ये जैसे ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। तो जब आप इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बन के आ रहा है, P1 अपॉन P मिक्सचर इक्वल टू N1RT बाय V, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 से लिया है, डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3RT बाय V। अगर आप इसको फर्दर मैथमेटिकली करेक्ट करेंगे तो RT बाय V से RT बाय V कैंसिल हो जाएगा, और ये निकल के आएगा P1 अपॉन P मिक्सचर इक्वल्स टू N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। ठीक है, क्या इस रिलेशन में अभी हम कुछ और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, यहाँ पे N1 N2 N3 इनके मोल्स हैं, क्या हम इनमें अभी और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, एक बार देख के बताओ। क्या N1 N2 N3 जो मोल्स है इनसे कुछ और फॉर्मूला बन सकता है, जी हाँ, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या लिख सकते हैं हम लोग, मोल फ्रैक्शन।
वो क्या होती है, जैसे सपोज करो मुझे N1 की मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो N1 के मोल अपॉन टोटल मोल, ठीक है। इसको आप लोग बोल सकते हो P1 इक्वल टू P मिक्सचर इनटू X1। X1 मतलब फर्स्ट गैस की मोल फ्रैक्शन। इस तरह से अगर आपको P2 निकालना है तो आप P2 निकालने के लिए क्या कर सकते हो, P मिक्स यानी कि P टोटल जो दे रखा है वो इंटू X2। P3 निकालना है तो क्या कर सकते हो, P मिक्स इंटू X3 मतलब उसकी मोल फ्रैक्शन। ये रिलेशनशिप निकल के आता है किसके अंदर, जब हमको डिफरेंट डिफरेंट मोल्स दिए हुए हों गैस के, टोटल प्रेशर दे रखा हो सिस्टम का और प्रेशर का इंडिविजुअल जो रिलेशनशिप है वो ये निकल के आता है, ठीक है। ये सब आपको थ्योरी में टाइप फॉर्मेट में भी मिल जाएगा, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। आ जाइए एक क्वेश्चन करते हैं अब इसका। क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन किया जाए, अ गैसियस मिक्सचर कंटेन्स 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, लिख लेता हूं, नाइट्रोजन इक्वल टू 56 ग्राम्स, ठीक है। इसके बाद में मीथेन कितनी है, CH4 बोले तो मीथेन वो कितनी है 16 ग्राम्स, CO2 कितनी है यहां पे 44 ग्राम्स, ठीक है। तो टोटल प्रेशर कितना दे रखा है, टोटल प्रेशर दे रखा है हमको P टोटल या P मिक्स बोल सकते हैं। टोटल P कितना है भैया 720 mm ऑफ Hg, और ऑप्शन में भी mm ऑफ Hg दे रखा है तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये इंफॉर्मेशन गिवन है और बाकी हमसे पूछा जा रहा है। तो क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछ रहा है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 इज। अब CH4 का पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे, P ऑफ CH4 इक्वल टू P टोटल इंटू मोल भिन्न या मोल फ्रैक्शन किसकी, XCH4 बोल दिया जाएगा, मतलब मीथेन की मोल फ्रैक्शन यहां पे निकालनी है। अब मीथेन की मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, उसके लिए हमको इन सबके मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो आ जाओ फटाफट से यहां पे, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं N ऑफ नाइट्रोजन, वो कितना होगा 56 जो गिवन ग्राम है अपॉन इसका मोलिकुलर मास कितना है 28। उसके बाद में N ऑफ CO2 कितना है, वो है बेटा हमारे पास में 44 गिवन ग्राम अपॉन इसका CO2 का मोलिकुलर मास कितना होता है 44, ये भी चलो ठीक है। उसके बाद में N ऑफ CH4 निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, गिवन मास 16, इसका मोलिकुलर मास वापस है 16, ये आ रहा है 2, ये आ रहा है 1, ये आ रहा है 1। तो बेटा अगर आप और आगे बढ़ोगे तो यहां से XCH4 कैसे निकालोगे, इसके लिए इसके मोल कितने हैं 1 अपॉन टोटल मोल कितने हैं 1 + 1 + 2, मतलब क्या आ गई इसकी मोल फ्रैक्शन 1/4, ठीक है। मोल फ्रैक्शन आ चुकी है 1/4। अब हमको क्या निकालना है, इसका पार्शियल प्रेशर। तो PCH4 will be equals to P total that is 720 mm of Hg into इसकी मोल फ्रैक्शन कितनी है 1/4। क्या आ गया बेटा यहां से 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 × 1 = 4, 4 × 8 = 32 और ये कितना आया 180 mm ऑफ Hg। क्या आंसर आ रहा है हमारा, आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। चलो मैं नहीं मानता, जैसे कि अब मैं अगर सपोज करो मैं सबके पार्शियल प्रेशर निकाल लूं तो, वैसे मेरा आंसर तो आ गया यहाँ पे। सपोज करो मैं सबके पार्शियल प्रेशर निकाल लूं तो यहाँ पे, तो बताओ P नाइट्रोजन कितना होगा, बताओ कितना होगा। तो P टोटल कितना है 720 इंटू इसकी मोल फ्रैक्शन कितनी बनेगी नाइट्रोजन के लिए यहाँ पे 2 है, तो 2/4 बनेगी, नहीं बनेगी, तो 1/2 करेंगे तो ये कितना आएगा 360। देखो ये 360 आ गया इसका, 360 mm ऑफ Hg। उसके बाद में P CO2 कितनी बनेगी, अरे वो तो एक ही है तो कितनी बनेगी जितनी CH4 की थी, मतलब वो कितनी हो जाएगी 180 mm ऑफ Hg, यही बन रही है। अगर आप सबको वापस से एडअप करोगे तो 720 आ जाएगा।
हमारा आंसर आ चुका है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि सॉल्व कैसे करना है पार्शियल प्रेशर वाले क्वेश्चन को। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि आप लोग कर पाएंगे क्या क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आप लोग पॉज कीजिए और क्वेश्चन को करना स्टार्ट कीजिए। पॉज कर दो और क्वेश्चन करना शुरू करो। क्या इस क्वेश्चन को कर सकते हो आप लोग? देख के बताओ एक बार। अब क्वेश्चन बोल रहा है इक्वल वेट्स ऑफ इथेन एंड हाइड्रोजन आर मिक्स्ड इन एन एम्प्टी कंटेनर at 25 degree Celsius. The fraction of total pressure exerted by hydrogen is। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे हमें कौन कौन सी गैसेस दी हुई है, हमें कौन सी गैसेस दी हुई है यहाँ पे, हमें दी हुई है हाइड्रोजन और इथेन। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। हाइड्रोजन का मास कितना है, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, ऐसा मान लेते हैं कि इनके इक्वल वेट, तो x मान लेते हैं। इसका मास m ऑफ H2 कितना मान लिया, x। m ऑफ C2H6 कितना मान लिया, x। तो भैया बताओ n ऑफ H2 कितना बनेगा, n ऑफ H2 बनेगा x/2। n ऑफ C2H6 मतलब मोल्स ऑफ C2H6 कितने बनेंगे, x/C12H6। इथेन का मोलिकुलर मास कितना होता है, 24 + 6 मतलब कितना हो गया, 30। ये दोनों की क्या बन गई, मोल्स बन गए। तो इनकी मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे बताओ, इनकी मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ, फटाफट से देख लो यहाँ पे ध्यान से। हमको क्या बोला गया है इसने, एम्प्टी कंटेनर में फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर, मतलब इसका प्रेशर कितना है। ठीक है, तो पहले इनकी मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। NH2 इक्वल्स टू x/2 अपॉन x/2 प्लस x/30, यही बन रही है बेटा। तो NH2 कितनी बनेगी देखो फटाफट से, NH2 कितना बनेगा, NH2 बनेगा x/2 डिवाइड बाय 30, LCM आ चुका है 15 + 1 इंटू x, ये बनेगा इसका LCM। क्या इसका LCM यही बनेगा, देख के बताओ एक बार, क्या इसका LCM यही बनेगा। तो हाँ, इसका LCM कैसे बनाएंगे, x/2 इंटू 30/16x, x से x कैंसल, यहां आएगा 15/16, मतलब कि NH2 कितनी है यहां पे, NH2 रहेगी 15/16। ओके, तो रेशियो क्या रहेगा फिर, अगर आपको मैं ये बताऊं द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन, इसका रेशियो क्या निकल के आएगा बताओ। अगर PH2 निकालूंगा तो वो कितना होगा, P टोटल इंटू 15/16 होगा नहीं होगा। तो PH2 अपॉन P टोटल करोगे तो रेशियो कितना निकल के आया, 15/16, मतलब वो कितना परसेंटेज फ्रैक्शन लगा रही है यहाँ पे, कितना फ्रैक्शन लगाएगी, 15/16 ऑफ टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर जो भी होगा उसका 15/16 कौन लगाएगा, ये लगाएगा। समझ में आ गया, टोटल प्रेशर का 15/16 कौन लगाएगा, हाइड्रोजन लगाएगा। चलें आगे, ये हमारा आंसर है 15/16, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई होप सभी को। आगे बढ़ते हैं अब, और अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है हमारा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। पहली बात तो डिफ्यूजन और इफ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है वो भी समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में हमें यह भी देखना है कि इसके अंदर क्या कोई न्यूमेरिकल आता है, बिल्कुल आता है, न्यूमेरिकल भी करना पड़ेगा। तो उन सारी चीजों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस स्प्रेडिंग एंड इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस। ये मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में सिखा चुका हूं। और ये गैसेस कैसा मिक्सचर बनाएगी, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब इसका छोटा भाई कौन है, वो है इफ्यूजन। इफ्यूजन कब है, जब गैस मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं छोटे से होल से या पिन होल से और वहां से वो मिक्सिंग हो रही है। डिफ्यूजन तो खुले में होती है, मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ फ्लूइड पार्टिकल फ्रॉम दिस एंगल दैट एंगल, मिक्स होते जाओ बड़म। ठीक है, लेकिन इफ्यूजन कब होगा, जबकि गैस कहां से एंटर कर रही है या कहां से एग्जिट कर रही है, एक स्मॉल पिन होल कैमरा जैसे एरिया से, जैसे कि टायर पंक्चर होता है तो वो क्या है,
वो डिफ्यूजन तो है लेकिन उसका स्पेशल नाम बोल सकते हैं, उसका नाम क्या बोला जाएगा, इफ्यूजन। क्या बोलेंगे उसका नाम, इफ्यूजन। सिमिलरली अगर मैं बात करूं किसकी, स्प्रे की, परफ्यूम की बोतल को जब आप स्प्रे करते हो तो वो एक स्मॉल होल से गैस वहां से निकल रही है, तो वो भी कैसा एग्जांपल है, डिफ्यूजन तो है लेकिन साथ में क्या बोला जाएगा उसको, इफ्यूजन। ठीक है, अब देखो इज नॉट दैट मच स्मॉल, ठीक है, तो ये इफ्यूजन का एग्जांपल नहीं है। या फिर मैं गेट ओपन करता हूं तो बाहर की हवा या बाहर की एयर अंदर आती है, तो ये इफ्यूजन का एग्जांपल नहीं है, वो डिफ्यूजन का ही एग्जांपल है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। सबसे पहली बात तो ऑल गैसेस स्पॉन्टेनियसली डिफ्यूज इनटू वन अनदर व्हेन दे आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जब दो गैसेस को हम लोग साथ साथ लेके आएंगे तो वो आपस में मिक्स होंगी, और वो मिक्स होंगी तो क्या करेंगी, डिफ्यूजन करेगी। Diffusion into a vacuum will take place much more rapidly than diffusion into another place because vacuum में खाली है, जल्दी जल्दी वहां पे वो मूव करेगी। ठीक है, both the rate of diffusion of gas and its rate of effusion किस पे डिपेंड करती है, मोलर मास पे। याद रखना, रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ इफ्यूजन किस पे डिपेंड करती है, मोलर मास पे। और याद रखो कि अगर जो गैस लाइटर है वो जल्दी डिफ्यूज करेगी और जो गैस हेवियर है वो स्लो डिफ्यूज करेगी। सिंपल सी बात है। एक 100 केजी का डायनासोर है, ठीक है, ये डायनासोर मान लेते हैं हम, देखते हैं बनेगा नहीं बनेगा। और एक ये डायनासोर है, भारी भरकम डायनासोर, ज्यादा लंबा नहीं है लेकिन वेट बहुत है इसका। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं लेकिन वेट बहुत है इसका। ये थोड़ा फास्ट है, 100 केजी का, ये है 300 केजी का। बताओ जल्दी कौन भागेगा, हु विल रन फास्ट, बताओ ये वाला कि वो वाला। ऑब्वियसली जो हल्का है छोटू जल्दी फास्ट भागेगा। यही तो बात है कि लाइटर गैसेस विल डिफ्यूज फास्टर एंड हेवियर गैस विल डिफ्यूज लेस फास्ट या फिर स्लाइटली स्लोअर। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा आपको। ठीक है, तो अब ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन को हम लोग ढंग से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लिखना स्टार्ट करेंगे वापस से। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, अगर इनको चेंज ना करूं, द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ वेपर डेंसिटी। हमको क्या दिख रहा है यहां पे कि रेट ऑफ द इफ्यूजन और डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी या स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, वेपर डेंसिटी। मतलब जितनी भारी गैस उतनी स्लो डिफ्यूजन, जितनी स्लो डिफ्यूजन उतनी भारी गैस। समझ में आ गया ये? तो अगर आप मान लो कि आपको दो गैसेस दे दी जाएं, एक एक गैस है R1 रेट से मूव कर रही है, एक गैस R2 रेट से मूव कर रही है, आपको गैसेस के बारे में पता है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे उसको, कि दोनों की जो रेट का रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, D1 अपॉन D2। नहीं, ये बनेगा D2 अपॉन D1। कैसा बनेगा ये, D2 अपॉन D1। समझ में आ गया? बिकॉज यहां पे हमको इसको ऐसे भी तो लिखना होगा ना, ध्यान से देखो, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं R1 प्रोपोर्शनल टू 1 बाय D1, R2 प्रोपोर्शनल टू 1 बाय D2। तो अगर आप इनका रेशियो लोगे तो क्या बन के आएगा रेशियो, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू, या प्रोपोर्शनल पे दोनों में बात एक ही चलेगा, क्या चलेगा, D2 बाय D1, मतलब वेपर डेंसिटी ऑफ सेकेंड टू वेपर डेंसिटी ऑफ फर्स्ट। ये है हमारा एक तरीका, याद रखना है दो गैसेस की रेट को कंपेयर करने के लिए। अब डेंसिटी मतलब वेपर डेंसिटी और मास में क्या कोई रिलेशन है क्या, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मास? बिल्कुल है। हमको पता है कि 2 इंटू वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मोलिकुलर वेट। सेम फॉर्मूला में पुट कर दो इसको, अभी पुट करके देखा, D2 की जगह क्या लिख सकते हैं, D2 इंटू 2, और D1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, D1 इंटू 2। क्यों हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्या सेम नंबर से? या तो D2 इंटू 2 क्या बन जाएगा, M2, और D1 इंटू 2 क्या बन जाएगा, M1। तो R1 अपॉन R2 को हम लोग अदर में भी क्या बोल सकते हैं कि यहां पे क्या लिखूंगा मैं, M2 अपॉन M1। मतलब M1 क्या होगा, मास, मोलिकुलर मास ऑफ गैस 1, M2 क्या होगा, मोलिकुलर मास ऑफ गैस 2। उन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, R1 अपॉन R2। मतलब रेट ऑफ इफ्यूजन या डिफ्यूजन ऑफ गैस 1 डिवाइड बाय रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन ऑफ गैस 2। ये हमारा रिलेशन निकल के आ गया। अब थोड़ा आगे चलते हैं।
अगला फॉर्मूला जो हमको रेट ऑफ इफ्यूजन का याद रखना है वो है वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन फॉर डिफ्यूजन। तो यहां पे हम लोग ये कर सकते हैं वॉल्यूम पर मिनट, इसकी रेट हो सकती है, इसकी यूनिट हो सकती है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन, तो इससे क्या निकल के आएगा, किसी गैस की रेट ऑफ इफ्यूजन या डिफ्यूजन निकल के आ जाएगी। तो इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि अगर दो गैसेस की हमको वॉल्यूम पता है और टाइम टेकन पता है तो क्या बोल सकते हैं, R1 इक्वल टू V1 बाय T1, देन R2 इक्वल्स टू V2 बाय T2, दोनों को डिवाइड कर दो, आ गया। अब जब वॉल्यूम पता लग चुकी है, टेम्परेचर वहां पे सेम है, तो हमको पता है कि सेम टेम्परेचर में सेम वॉल्यूम के अंदर सेम अमाउंट होता है, तो उसको क्या बोल सकते हैं, W1 बाय T1 और W2 बाय T2। सेम वॉल्यूम में सेम मास होता है ना, निकाल लो वहां से, ठीक है। वॉल्यूम के अंदर मास तो फिक्स है ना, तो निकाल लो, W1 बाय T1 हो जाएगा और W2 बाय T2 हो जाएगा। यहां से क्या निकल के आ गया, इनका रेशियो, या तो बोलो आप R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू V1 बाय T1 डिवाइड बाय V2 बाय T2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ D2 बाय D1, ठीक है। यहां से अगर आपको एक और चीज समझना, इसी के अंदर सब टॉपिक्स में हम लोग समझ रहे हैं, व्हेन वॉल्यूम्स ऑफ द टू गैसेस डिफ्यूज इन द सेम टाइम, दोनों अगर सेम टाइम पे डिफ्यूज कर रही हैं, मतलब T1 और T2 दोनों बराबर हो गए, तो क्या कर सकते हैं, सिंपल सिंपल सा R1 अपॉन R2 इक्वल टू V1 अपॉन V2 कर देंगे। और याद रखना V1 अपॉन V2 तो आपने कर दिया, नो इश्यूज, लेकिन यहां पे D2 बाय D1 होगा, मिस्टेक मत कर लेना, ठीक है। सेम चीज हम ये भी कर सकते हैं प्रेशर के साथ में, जितना प्रेशर बढ़ेगा उतनी रेट बढ़ेगी, तो P इक्वल टू मतलब R इक्वल टू क्या हो जाएगा, P, R इक्वल टू P मान सकते हो या फिर R प्रोपोर्शनल टू P मान सकते हो। जितनी जितनी स्पीड बढ़ेगी उतना उतना प्रेशर भी तो बढ़ता जाएगा ना, या प्रेशर के बढ़ने से स्पीड भी तो बढ़ेगी, हम लोग ऐसा भी तो बोल सकते हैं। तो इस जगह पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, R1 अपॉन R2 इक्वल टू P1 अपॉन P2 या फिर अंडर रूट M2 अपॉन M1। आप इसको एक बार ऐसे लिख लो, R1 अपॉन R2 इक्वल टू P1 बाय T1 डिवाइड बाय P2 बाय T2। अगर इफ T1 इक्वल्स टू T2 मतलब टाइम 1 इक्वल टू टाइम 2 हो जाएगा, तो क्या बोलना है इसको, P1 बाय P2 हो गया, इक्वल टू क्या हो सकता है, अंडर रूट M2 बाय M1 हो सकता है, इक्वल टू क्या हो सकता है, अंडर रूट D2 बाय D1 हो सकता है। अगर प्रेशर की बात करोगे तो क्या हो सकता है, P1 बाय P2 हो सकता है। ये सारी चीजें याद रखनी है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेट फॉर्मूला। और साथ में ये भी लिख लो, इनकी यूनिट क्या है, इनकी यूनिट है वॉल्यूम अपॉन टाइम। वैसे तो ये लीटर पर मिनट होती है, पर लीटर पर सेकंड भी हो सकती है, नो आइडिया, आप उसके हिसाब से बात करना, ठीक है। वॉल्यूम अपॉन टाइम याद रख लेना, और ये आपका पूरा फॉर्मूला किसका हो चुका है, डिफ्यूजन या इफ्यूजन का, किसी भी दो गैसेस के कंपैरिजन के लिए। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और एक बार इन चीजों को समझ सकते हैं कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन कैन बी डिटरमाइंड एज, सबसे पहला कि अगर आपको रेट ऑफ इफ्यूजन निकालनी है कहां पे, जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है गैस, कब, हर मिनट में, ठीक है। आपको किसी भी गैस का इक्वल डिस्टेंस जब वो ट्रेवल कर रही है तो आपको निकालना है, तो ये रेट ऑफ इफ्यूजन ही है जो आपको उस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना गैस निकल रहा है वो बताएगा। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, सपोज करो यहां से गैस लीक हो रही है, इस जगह से गैस लीक हो रही है, तो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से पर यूनिट टाइम में कितना गैस लीक हो रहा है, ये कौन बताएगा, ये किसकी हेल्प से आता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन से, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इफ्यूजिंग पर मिनट, एक मिनट में कितने मोल निकल रहे हैं, ये भी क्या बोल सकते हो, रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन बोल सकते हो। डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ अ सिलेंडर पर यूनिट टाइम, हर टाइम में उसके सिलेंडर के प्रेशर में कितना डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट हो रहा है, ये भी क्या हो सकता है, इफ्यूजन। अरे यार एक बार बताओ बेटा, अगर इस सिलेंडर में से गैस लीक हो रही है तो गैस बाहर जा रही है ना, तो डिफ्यूजन या इफ्यूजन नहीं है ये, तो पर मिनट में उसमें से कितनी गैस लीक हो रही है, ये भी क्या हो सकता है, रेट ऑफ इफ्यूजन हो सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, द वॉल्यूम ऑफ गैस इफ्यूज्ड थ्रू अ गिवन सरफेस पर यूनिट, अगर किसी भी गिवन सरफेस से पर यूनिट मिनट में, पर यूनिट टाइम में कितना भी वॉल्यूम निकल रहा होगा, उसको वापस क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन बोल सकते हैं या फिर इफ्यूजन बोल सकते हैं। आई होप ये सारी चीजें क्लियर है आपको, कोई डाउट है इसके अंदर अभी तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप एक बार वापस से पढ़ के देखिएगा, ये सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर लगेंगे।
ठीक है बेटा, तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, 180 ml of hydrocarbon diffuses in 15 minutes. Under same condition, 120 ml of SO2 diffuses in 20 minutes. If the molecular weight of SO2 is 64, then the molecular weight of hydrocarbon would be. Nice. क्या इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं? क्या कोई हमारे पास फॉर्मूला है इसका? देख लेते हैं एक बार। पहली चीज ध्यान से देखो, दोनों के सिचुएशन में आपको रेट ऑफ डिफ्यूजन दे रखी है, ठीक है। इसकी कितनी है? R1 फॉर R अपॉन, अपन बोल सकते हैं R हाइड्रोकार्बन बोल दें यहाँ पे। R हाइड्रोकार्बन कितना है? रेट ऑफ हाइड्रोकार्बन डिफ्यूजन इज व्हाट? 180 बाय 15 ml पर मिनट, ठीक है। सिमिलरली R ऑफ SO2, SO2 ही है, बिल्कुल वही है, तो इसकी कितनी है? 120 अपॉन 20 ml पर मिनट। तो यहां से R हाइड्रोकार्बन अपॉन R SO2 कितना हो रहा है बेटा? 180 डिवाइड बाय 15 अपॉन 120 डिवाइड बाय 20। पर करूं क्या इसका मैं? अच्छा, इफ यू रिमेंबर, कैन यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला? द फॉर्मूला सेज R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M1। तो हमारे पास में M2 कौन है बेटे? हमारे पास में M2 है हमारी सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड को अंडर रूट में यहाँ करा 64 और इसको यहाँ पे किया x। सोल्व किया जाएगा, तो सोल्व करने के वक्त में इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 180 बाय 15 इंटू 20 बाय 120। आई होप ऐसे ही लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इक्वल्स टू क्या हो गया? 64 बाय x अंडर रूट में आएगा। सोल्व किया जाए इसको, वापस से मेरी मैथ्स पे खतरा मंडराते हुए। वेट, आई कैन डू दिस बेटर। See, I told you I can do this better. तो यहां से बेटा अब ध्यान से देखो, अंडर रूट 64 बाय एक्स इक्वल्स टू 2 आ रहा है। दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 64 बाय एक्स इक्वल टू 4। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे? एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 64 बाय 4, मतलब कि 16 ग्राम आंसर। कितना आ गया? 16 ग्राम आंसर। आप लोग सोल्व करके चेक कर सकते हो, यही आएगा। इतनी भी खराब मेरी गणित नहीं है, ठीक है। 64 बाय 4 किया तो 16 ग्राम आंसर। तो उस हाइड्रोकार्बन का जो मोलिकुलर वेट है वो कितना हो जाएगा? 16 ग्राम। आई होप समझ में आ गया। तो इसके बाद अब कंटिन्यू करेंगे हम लोग हमारा सबसे अच्छा टॉपिक्स में से एक, जो रहेगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अच्छा, एक और न्यूमेरिकल है, मैं लेके आया था, करना भूल गया, अब कर लेते हैं। द मोलिकुलर वेट ऑफ अ गैस विच डिफ्यूज थ्रू अ पोरस प्लग एट 1/6 स्पीड ऑफ हाइड्रोजन अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। कुछ नहीं है, दो गैसेस दे रखी है, एक तो हाइड्रोजन है और एक अननोन गैस है, और बोला गया है कि इनकी स्पीड में क्या है कि 1/6 पे तो ये डिफ्यूज हो रही है। तो सिंपल सा एक बार फॉर्मूला लगाया जाए, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M1। ठीक है बेटा, सिंपल सा ये फॉर्मूला लगा के इसको क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। R ऑफ H2 एंड R ऑफ दैट X का क्या है? अगर ये एक है तो ये कितनी है? 1/6, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है।
अगर ये 1 पे चल रही है तो ये कितनी हो जाएगी 1/6 ऑफ द हाइड्रोजन। तो यहां पे लिख देते हैं RH2 और यहां लिख देते हैं RH2 डिवाइड बाय 6। कोई डाउट इसके अंदर? यहां लिख देते हैं RH2 और यहां लिख देंगे RH2 डिवाइड बाय 6 और सामने यहां क्या करना है बेटे, M2 ही मान ले इसको, और M1 कितना हो गया 2। अगर हम इसको R1 को हाइड्रोजन मान रहे हैं तो ये M2/M1 मतलब M2/MH2 ही तो होगा। आगे कर लो बेटा इसको, फिर आगे देखेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है, R से R कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 6 इक्वल्स टू M2/2। ओके बेटा, अब इसको वापस से स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 36 इक्वल्स टू M2/2 और यहां से आप सोल्व कीजिएगा तो आप देखेंगे कि M2 की वैल्यू आ रही है 72 ग्राम्स। क्या 72 ग्राम्स कहीं पे है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। क्वेश्चंस बहुत इजी इजी आएंगे, टेंशन नहीं लेनी क्वेश्चन की। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट पूरे ग्राम्स लो का कॉन्सेप्ट ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। वॉल्यूम अपॉन टाइम, मोल अपॉन टाइम भी कर सकते हैं ना, मैंने आपको समझाया ना, मोल अपॉन टाइम भी कर सकते हैं इसको। तो पूरा कॉन्सेप्ट तो आपके सामने ये लिखा हुआ, ठीक है। अब वेलकम करो KTG, या फिर उसको और भाषा में बोला जाए काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेज। यही है वो जिसने पूरा का पूरा चैप्टर आपसे पढ़वा दिया और लास्ट में वोंडरवाल साहब आके बोलते हैं कि नहीं, करेक्शन तो करना पड़ेगा। P+n²A/v² का P+n²A/v² इंटू v-nb वाला करेक्शन तो आपको करना पड़ेगा। Z तो आपको निकालना पड़ेगा, Z नहीं निकालोगे मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर नहीं निकालोगे तो आपसे काम तो नहीं होगा। चलो वापस एक बार रिकॉल कर लेते हैं यहीं पे, जब मैं बोल रहा हूँ आप लोग भी साथ में वीडियो देखते 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 एक बार रिवाइज करो इसको कि Z की वैल्यू 1 है तो गैस कैसा बिहेव करेगी, आइडियल। Z की वैल्यू अगर लेस देन 1 है या मोर देन 1 है तब गैस कैसा बिहेव करेगी, रियल, मतलब डिविएशन तो आएगा। Z की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो पॉजिटिव डिविएशन आएगा, Z की वैल्यू 1 से कम है तो नेगेटिव डिविएशन आएगा। Z की वैल्यू क्या होती है, PV/RT से निकालते हैं हम लोग, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद अब वापस से कंटिन्यू करते हैं हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये दी थी कुछ लोगों ने मिलके दी थी, ये बर्नौली था, जूल था, क्लॉसियस था, मैक्सवेल था और साथ में था बोल्ट्जमैन। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू भी याद रखनी है 1.3806 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, पूरी वैल्यू आपको याद रखनी है। ये मैं बार बार बताऊंगा नहीं, मैं लिखूंगा भी नहीं अब की बार तो, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। तो कुछ लोगों ने बर्नौली, जूल, क्लॉसियस, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने एक थ्योरी बताई थी। इसने क्या किया, इन लोगों ने क्या किया था, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा था उसको, इसको गैसेस को, और उसके बाद में थ्योरी दी थी। इसके कुछ पोस्टुलेट्स थे, ठीक है। एंड इन पोस्टुलेट्स को हमको पढ़ना है दोनों तरीकों से, इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं और माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटे लेवल पे भी कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली हमें इनको एक्सप्लेन करना है। तो पोस्टुलेट क्या बोलते हैं, पॉइंट नंबर 1, एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मतलब हर गैस किससे मिलकर बनी हुई है, मॉलिक्यूल से बनकर बनी हुई है, और इनकी जो स्पीड है, ये जो वेलोसिटीज है वो बहुत हाई होती है। और क्या ये सिर्फ एक डायरेक्शन में होती है, बिल्कुल नहीं, ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में जाती है। चलो पॉइंट नंबर 1 तो इजी, क्लियर हो गया। द वॉल्यूम ऑफ द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। दिस वाज द स्टेटमेंट व्हिच आई repeated twice and thrice in the starting of this class when I was talking about the real gases and difference with the ideal gases. I told you about this. So this is very important that you need to understand कि यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं किसी गैस के मॉलिक्यूल के इंडिविजुअल वॉल्यूम्स की, तो वो वॉल्यूम्स क्या है, नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टोटल गैस। थर्ड पॉइंट क्या है बेटे, कि गैस मॉलिक्यूल्स के जो कोलिजन्स होते हैं वो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक इन द कोलिजन, तो वहां पे नो नेट लॉस ऑफ एनर्जी हमको मानना पड़ेगा। इनके पार्टिकल्स की जब एनर्जी में कोलिजन, मतलब जो कोलिजन ये करते हैं, तो वहां पे कोई भी लॉस नहीं होता है। इसको क्या बोला गया है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोला गया है। ये मैंने आपको सबसे फर्स्ट लेक्चर में भी समझाया था, अभी भी समझा रहा हूं मैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 क्या है कि मॉलिक्यूल्स
की हाई वेलोसिटी होती है वो हर डायरेक्शन में मूव करते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो टोटल गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में हमको कैसा मानना है, नेग्लिजिबल मानना है। उसके बाद में क्या है कि इनके जो कोलिजन्स हैं वो इलास्टिक हैं, मॉलिक्यूल्स को हमको इसी तरह से ट्रीट करना है कि इनकी एनर्जी में कोई लॉस नहीं हो रहा है। बात समझ में आ गई क्या? चलो फिर आगे। तो अब देखो, इन मॉलिक्यूल्स पे कभी भी ग्रेविटी का इफेक्ट भी नहीं होता है, वो अपनी मस्ती में पंछी बनू उड़ता फिरू मस्त गगन में करते रहते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सब तुच्छ है इनके लिए। आगे चले तो गैसियस मॉलिक्यूल्स आर कंसिडर्ड एज पॉइंट मासेस। ये रहा गैस का मॉलिक्यूल, दिखा आपको, देखो ये दिख रहा गैस का मॉलिक्यूल, ठीक है। व्हाई? बिकॉज दे डू नॉट पोजेस पोटेंशियल एनर्जी, एंड इस वजह से इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन को भी हम लोग क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है। याद रखना, पॉइंट मास मानते हैं, पॉइंट मास मतलब इतू सा, इतनू सा, तो उसकी वजह से रिपल्सिव अट्रैक्टिव सब फोर्स को हम लोगों ने कैसा बोल दिया, नेग्लिजिबल बोल दिया। आगे चलते हैं। द प्रेशर ऑफ अ गैस इज ड्यू टू द कंटिन्यूअस बम्बार्डमेंट ऑफ द ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनिंग वेसल। ये क्या बोला हुआ कि जो प्रेशर है बेटा, वो प्रेशर कैसा है, सिर्फ और सिर्फ जब वो वॉल से टकराएगा। ये गैस का मॉलिक्यूल है, जब ये टकराएगा वॉल से तभी प्रेशर निकालना है। बट एक्चुअल में तो वो आपस में भी तो प्रेशर लगाएंगे ना, जो इन्होंने काउंट नहीं किया था वो किसने दिखाया था, वॉन्डरवाल ने। P प्लस n स्क्वायर अपॉन V दिखाया था, नहीं दिखाया था? वो वही प्रेशर है। अभी हम लोग क्या मान रहे हैं कि सिर्फ वॉल पे जो प्रेशर लगेगा वही प्रेशर हमको कंसिडर करना है, ठीक है। अब देखो, ये भी याद रखना है कि जब कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा तो सभी के पार्टिकल्स की केई कैसी रहेगी, सेम रहेगी। सब पार्टिकल्स की केई कैसी रहेगी, सेम रहेगी, एवरेज कर दी जाएगी उसकी। अब देखो, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी गैस पार्टिकल्स विल बी प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर दोगे उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब इन बेसिस पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने निकाली इसकी काइनेटिक गैस इक्वेशन। उस काइनेटिक गैस इक्वेशन को क्या बोला गया, P इंटू वी इक्वल टू 1/3 mn u स्क्वायर RMS। याद रखना है 1/3 mn u स्क्वायर। m मास, v वॉल्यूम, n मोल्स, URMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वॉल्यूम वेलोसिटी, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये याद रखनी है आपको सारी चीजें। m एवरेज मास ऑफ मॉलिक्यूल, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, u रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस, ठीक है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएं तो हमें पता है कि किसी भी एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ m v स्क्वायर या u स्क्वायर। तो हाफ m u स्क्वायर इक्वल टू क्या करना पड़ेगा हमको, अच्छा इसको कन्वर्ट करना है हमको, ठीक है। अगर आपको n मॉलिक्यूल दिए जाएंगे तो क्या बोल सकते हैं उसको, हाफ m v, यही तो होगा, तो ये तो लिखा हुआ है हाफ mn u स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना है बेटा हम लोग को पीवी की टर्म में। पीवी का मतलब कितना था, 1/3 कितना है, mn u स्क्वायर है, ठीक है। यहां से mn u स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, mn u स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है यहां से, pv इंटू 3। तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो, तो n यहां पे वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू कितनी आ रही है 3/2 पीवी आ जाएगी, ठीक है। आप एक बार करके देखिएगा, आपसे बिल्कुल सोल्व हो जाएगा ये चीज, ठीक है। आगे सोल्व करोगे जब एक मोल के लिए, तो एक मोल के लिए वो क्या बन के आ गया, 3/2 पीवी आ गया। अरे पीवी इक्वल टू क्या होता है, nRT, और n की वैल्यू कितनी है 1, तो पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT। तो एक मोल गैस की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 3/2 RT, ठीक है। अब आपको जब इसको आपको निकालना है डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे निकालना है, या डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए निकालना है, तो वहां पे इसकी वैल्यू बन के आती है 3/2 kT। और यहां पे K क्या है, K है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या है हमारा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यहां इतना डीप तक नहीं जाना है, हम इसको यहां पे भी खत्म कर सकते हैं, ठीक है। इतना डीप में नहीं जाएंगे, यहां तक में खत्म कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और अब केटीजी का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन पढ़ेंगे हम लोग, जो कि है हमारा मोलेकुलर स्पीड्स और वेलोसिटीज। याद रखिए दोस्तों, स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं,
मेरे सभी प्यूपिल्स, एट एनी पर्टिकुलर टाइम द गिवन सैंपल ऑफ गैस ऑफ मॉलिक्यूल्स कभी भी सेम स्पीड नहीं रखता है। इस कमरे में अभी एयर भरी हुई है, चलो हटाओ, एयर को हटा दो, इस कमरे में मैं भर देता हूं कुछ और गैस। पूरे कमरे में सिर्फ एक गैस भरी हुई है, जैसे सपोज करो ऑक्सीजन भरी हुई है। तो अब टेम्परेचर, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर और टाइम पे सबकी जो फ्रीक्वेंसी, सबकी जो वेलोसिटी है, हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती। क्यों? कुछ पार्टिकल्स वॉल के पास हैं, टकरा के जल्दी आएंगे, कुछ पार्टिकल यहां है, उनकी वेलोसिटी डिफरेंस रहेगी। तो क्या करें फिर? हमको सबकी वेलोसिटीज का ध्यान रखना पड़ता है, और उस चक्कर में हमको निकालनी पड़ती है आरएमएस या फिर पीएमएस, मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो होती है, वेलोसिटी जो होती है, उनको सब निकालनी पड़ती है। तो अब उसी को हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं कि जब फ्रीक्वेंट मोलिकुलर कोलिजन हो रहे हैं, कुछ वॉल से टकरा रहे हैं, कुछ आपस में टकरा रहे हैं, इस वजह से सबकी वेलोसिटीज, गैस के पार्टिकल्स की वेलोसिटीज अलग अलग होती है। ठीक है, इनकी डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है। या तो आप कोलिजन की वजह से आपस में टकराएंगे, इस वजह से या तो उसका एम्पलीट्यूड चेंज करो, वो तो होगा ही सही, या फिर जब वो आपस में टकराए तो डायरेक्शन में तो चेंज हो सकती है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तब भी वेलोसिटी चेंज होगी, अगर एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है तब भी वेलोसिटी चेंज होगी। तो इस वजह से क्या निकल के आई? एक बात कि सबकी वेलोसिटीज यहाँ पे अलग अलग है। ये हमको याद रखना है कि सबकी वेलोसिटीज यहाँ पे अलग अलग है। चले बेटा आगे। तो अब कुछ वेलोसिटीज की बात करते हैं जो हमको याद रखनी, फॉर्मूला याद रखने हैं। सबसे पहली है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। हमने क्या किया? सबका स्क्वायर किया और एवरेज निकाल दिया। ठीक है, सबके पार्टिकल्स, मान लो उसके अंदर 1 करोड़ पार्टिकल हैं, तो हर पार्टिकल की वेलोसिटी का स्क्वायर किया और उसको सम किया, एवरेज निकाला और अंडर रूट दे दिया। तो क्या बोला उसको? आर एम एस, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर वेलोसिटीज। क्या बोलेंगे इसको? रूट ऑफ किसका? मीन का। मीन किसका? स्क्वायर्स का। स्क्वायर मतलब वेलोसिटीज का, मतलब u1 से लेकर un तक का हमने क्या किया? स्क्वायर। सम किया, जोड़ दिया और n किया, मतलब ये तो क्या है? उसका मीन, और मीन का क्या ले लिया? अंडर रूट। तो क्या बोलेंगे? यू आर एम एस। और यू आर एम एस की जो वैल्यू निकल के आती है, वो याद रखने वाली वैल्यू कौन सी है? 3RT/m। याद रखने वाली वैल्यू कौन सी है बेटा? वो है 3RT/m। आर हमारा गैस कांस्टेंट, टी हमारा टेम्परेचर, एम हमारा मोलिकुलर मास ऑफ दैट गैस। ठीक है, ये हमको याद रखना है। कभी कभी वो ये भी कर सकता है बेटा, कभी कभी वो क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ एक मोलिक्यूल की पूछ लेगा, तो हमको एम की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? स्मॉल एम इंटू एन ए। मतलब एक मोलिक्यूल की वेलोसिटी इंटू एन ए, एक मोलिक्यूल का मास इंटू एन ए करना पड़ेगा, तब भी वहां से निकल जाएगा। ये हमको वहां पे करना पड़ेगा, किसी एक मोलिक्यूल का पूछ लेगा वो। तो या तो इसको ऐसे लिखो फॉर्मूले को, या ऐसे लिखो, बात बराबर ही है, क्योंकि कैपिटल एम इक्वल्स टू स्मॉल एम, मतलब एक मोलिक्यूल, 1 मोलिक्यूल का मास दिया हुआ है यहाँ पे। तो 1 मोलिक्यूल का मास दे रखा हो तब उसकी ऐसे सोल्व करनी है, वरना टोटल अगर मोलिकुलर मास दे रखा हो तो फिर वो इसको ऐसे सोल्व करना है। ठीक है, अब आपको अगर 2 गैसेस दे रखी हैं और 2 गैसेस की जो आरएमएस वेलोसिटीज दे रखी हैं डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे, उनका रेशियो कैसे निकालना है? 2 गैसेस हैं जिनकी आरएमएस वैल्यूज आपको दे रखी है, उनकी स्पीड दे रखी है आपको, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज आपको दे रखी हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर दे रखे हैं। तो कैसे निकालना है? u1/u2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ t1/t2। ये आरएमएस के लिए है, डिफ्यूजन का इससे कोई रिलेशन नहीं है। ये आरएमएस वैल्यूज के लिए हम लोग कर रहे हैं बेटा, डिफ्यूजन का इससे कोई रिलेशनशिप नहीं है, प्लीज याद रखें इस चीज को। चलें आगे, अगला पॉइंट देखेंगे। वो 2 डिफरेंट गैसेस द सेम टेम्परेचर पे, मान लो 2 डिफरेंट गैसेस हैं, अब वो सेम टेम्परेचर पे घूम रही है। अरे ये तो कुछ सिंपल सिंपल सा याद आ रहा है मुझे। तो u1/u2 क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ m2/m1। ये भी हमको याद रखना है, ये आरएमएस के लिए है पर हमको याद जरूर रखना है बेटा। ठीक है, आगे चलें। अगर आपको आरएमएस वेलोसिटी पूछी हुई है तो आप उस तरीके से करेंगे, अंडर रूट 3RT/m निकालेंगे। अगर आपको उसने बोल दिया एवरेज वेलोसिटी, मतलब हर एक की वेलोसिटी का मीन निकाल दो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 8RT/m का अंडर रूट। ये हमको याद करना है, डिराइव करना अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, डिराइव होती है 11th 12th में जाके। तो पहला फॉर्मूला क्या है? URMS कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3
RT/m फॉर एंटायर गैस, ठीक है। उसके बाद में अगर यहां आपसे बोला गया कि आपको सिर्फ एवरेज वेलोसिटी निकालनी, तो क्या करना पड़ेगा, √8RT/पाई कैपिटल M। अब यहां देखो कैपिटल M और R से क्या बना दिया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बिकॉज उसकी वैल्यू क्या होती है, K = R/n0, उससे निकल जाएगा वो, ठीक है। K = R/n0 से निकल जाएगा वो, तो यहां से क्या निकल के आ गया, ये, या फिर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में उसकी वैल्यू। अब तीसरी वैल्यू क्या होती है, वो है हमारी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, MP बोलेंगे इसको। अल्फा के वैल्यू में डिनोट करते हैं, इसको V एवरेज दिखाते हैं, उसको म्यू RMS दिखाते हैं, इसको बोलते हैं अल्फा MP, मतलब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है कि गैस के अंदर अगर मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल हैं, कितने मॉलिक्यूल हैं, 100 मॉलिक्यूल्स है, तो 100 में से मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स जिस स्पीड से चलेंगे उसको बोलते हैं मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी, ठीक है। जिस वेलोसिटी से चलेंगे मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स की, उसको बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी। निकालने का तरीका बहुत सिंपल है, अंडर रूट में 2RT/m, निकालना बहुत सिंपल है, अंडर रूट में 2RT/m से इसको निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। क्या अभी तक में कोई डाउट है क्या, √2RT/m से आप इसको निकाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आएगा। तो क्या तीनों को एक बार समराइज कर लें, तीनों को समराइज करेंगे बेटा, तो ये रिलेशनशिप निकल के आ रहे हैं, अल्फा MP मतलब मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी कितनी होती है, √2RT/m, एवरेज कितनी होती है 8RT/m, RMS कितनी होती है 3RT/m, 3RT/m, इन तीनों का रेशियो निकालेंगे तो वैल्यू निकल के आई √2, √8/पाई, √3, ठीक है बेटा। अब बारी बारी से इनके रिलेशनशिप भी समझ लो, बिकॉज मॉड्यूल में हम लोगों ने क्वेश्चंस डाले हैं, आपको वो याद रखने हैं। फर्स्ट अगर आपको रिलेशनशिप निकालना है URMS और V एवरेज के बीच में, तो क्या निकलेगा, वो ये निकलेगा वो रिलेशनशिप, URMS = 1.085 इंटू V एवरेज। आपको याद रखना है, डेरिवेशन नहीं करने हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। दूसरा रिलेशनशिप किसके बीच में है, मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी एंड URMS के बीच में, तो वो क्या हो जाएगा 0.816 इंटू URMS। इसका क्वेश्चन भी आपको मॉड्यूल के अंदर मिलेगा। इसके बाद में अगर आपको निकालना है रिलेशनशिप किसके बीच में, V एवरेज एंड V मैक्सिमम पॉसिबल में, तो क्या निकल के आएगा 1.18 इंटू मैक्सिमम पॉसिबल इक्वल टू V एवरेज। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने में एक बार फिर से क्लियर वे में आपके लिए इनको लिख देता हूं। सबसे पहला है V एवरेज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0.9213 इंटू QRMS, ठीक है बेटा, ये तो एक हो गया। दूसरा क्या हो रहा है, V एवरेज इक्वल्स टू 1.128 इंटू अल्फा मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी, ठीक है, ये दो हो गए, ठीक है। और तीसरा आप आराम से निकाल सकते हो MP और इसमें MP और URMS के बीच में, ठीक है, ये यहां पे वैल्यू दे रखी है उसकी। अच्छा, अगर आप इनको देखोगे ध्यान से, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, ये इसकी वैल्यू कितनी है 1.414, इसकी कितनी है 1.595, इसकी कितनी है 1.732। सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसकी आएगी, URMS की। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी गैस के लिए सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है, URMS की, फिर आती है V एवरेज की, और फिर आती है मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी की वैल्यू आती है, ठीक है बेटा। ये सारी डेरिवेशंस हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे याद कर रहे हैं इनकी वैल्यूज। ये क्वेश्चन आपसे सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। डेटा के बेसिस पे सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं अगर आपको ये फॉर्मूलाज याद है तो। चलिए अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। At 27 डिग्री सेल्सियस द रेशियो ऑफ RMS वेलोसिटीज ऑफ ओजोन टू ऑक्सीजन, टेम्परेचर सेम है, T1 इक्वल्स टू T2। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, R1/R2 इक्वल्स टू M2/M1। हालांकि मैंने ये R वाला फॉर्मूला या R वाला जो सिंबल है वो मैंने गलत लगाया है, मुझे यहां पे ये लगाना है U1/U2, मतलब URMS 1/URMS 2 से फॉर्मूला लगाना है हमको। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। चलें आगे बेटा, इसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो
U1 अपॉन U2 का अपने को रेशियो निकालना है, तो ठीक है, कैसे निकालेंगे? ये U1 अपॉन U2 लिखा है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे ओजोन का मोलिकुलर मास कितना होता है? 48। और हमारी ऑक्सीजन का कितना होता है? 32। सोल्व किया जाए, ये निकल के आएगा हमारा 3/2। कितना आएगा? 3/2। जो आई थिंक ऑप्शन में तो नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक रह गई हो, तो आप फिर भी इसको लिख लीजिएगा। कितना आएगा? ये हमारा 3/2 निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना है? ओजोन टू ऑक्सीजन निकालना है अपने को। एक सेकेंड, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओजोन टू ऑक्सीजन हमको निकालना है, आरएमएस का रेशियो। तो हमने क्या बोला? हमने बोला, हाँ सी, मेरे क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो गई। आप देखिए क्वेश्चन को, मेरे क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो गई तो आंसर पूरा गलत हो सकता था। अभी तो देखो हमने पकड़ लिया यहीं पे इसको। आ जाओ, T1 to T2 देख लिया, दे लिया हमको। अब ओजोन से ऑक्सीजन का निकालना है बेटा। किसका निकालना है? ओजोन टू ऑक्सीजन। तो ये मान लेता हूं U1 किसके लिए है? ओजोन के लिए। और U2 किसके लिए है? ऑक्सीजन के लिए। तो यहां क्या बनाना पड़ेगा फिर मेरे को? M2 अपॉन M1। M2 कितना है? M2 है हमारा ऑक्सीजन के लिए, और M1 कितना है? वो है हमारा ओजोन के लिए। तो यहां आंसर कितना बनेगा? आंसर बनेगा इसका U1 अपॉन U2 इक्वल्स टू 32/48। तो आप आगे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? 2/3। आंसर कितना आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी, 2/3 हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। मैंने ओजोन टू ऑक्सीजन नहीं पढ़ा ढंग से, तो देखो क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती, हमने पकड़ ली बीच में। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन करेंगे बेटा। द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री इज 0.3 मीटर पर सेकंड। इट्स आरएमएस वेलोसिटी एट 927 विल बी कितनी? तो देखो बेटा, हमको ये पता है क्या कि U1 अपॉन U2 इक्वल्स टू क्या होगा? T1 अपॉन T2। सेम गैस है क्या? ऐसा फॉर्मूला हमने कहीं पे पढ़ा है क्या? देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, T1/T2 लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ? जब सेम गैस टू डिफरेंट टेम्परेचर पे रहेगी तो कैसे करना है? इस तरीके से करना है। आपको अगर ये समझ में नहीं आता तो आप यहां से डिराइव भी कर सकते हो। देखो URMS1 कितना हो जाएगा? मैं अवॉइड कर रहा था कि हम लोग डिराइव ना करें। 3RT/M हो गया। और URMS2 को क्या बोलेंगे? √3। ये T1 है अपॉन M। सोल्व कर लीजिए, वही आएगा T1/T2, अंडर रूट में वही आएगा। मैं अवॉइड कर रहा था कि हम सोल्व ना करें। अच्छा ये देखो, ये टी क्या है? कैपिटल की स्मॉल। तो सारे के सारे टेम्परेचर को कहां कन्वर्ट करना पड़ेगा? केल्विन के अंदर। तो U1/U2 कितना हो रहा है बेटा? U1 कितना है? 0.3 अपॉन U2 इक्वल टू, सबसे पहले टेम्परेचर कितना है? 27। तो 273 प्लस 27 कितना हो जाएगा बेटा? 300 अंडर रूट में। और 927 में ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 12। वेट 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 वेट, 927 और यहाँ पे 273 जीरो, तो या 1200। मैं डर जाता हूँ कभी कभी तो कंफ्यूजन में यार, आप लोग की वजह से इतना प्रेशर रहता है मुझ पे। 0.3 अपॉन U2 इक्वल्स टू आया 1/4। ओके बेटा, स्क्वायर कर दें तो यहाँ कितना बनेगा? इसको पहले तो सिंपल ऐसा लिख देते हैं, तो कितना बनेगा? 9/U² × 100 इक्वल टू 1/4। यही बन रहा है ना? हाँ, तो इसको आगे बढ़ाया जाए, अब ये कितना बनेगा? ये बनेगा
सॉल्व कर लेना, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 0.6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आंसर कितना आएगा 0.6 मीटर पर सेकंड। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अभी तक कोई डाउट नहीं है ना? आगे चलते हैं बेटा। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस हमारे ओलंपियाड वाले। पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब हमारा टॉपिक थ्योरी टॉपिक खत्म हो चुका है, थ्योरी हमारी पूरी खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ क्या करना है, अब सिर्फ हमको करना है क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, बाकी आप लोग मॉड्यूल में से कीजिएगा, मजा आएगा क्वेश्चन करने में। सबसे थका देने वाले क्वेश्चंस आपके लिए कौन से रहेंगे? ये आरएमएस वाले, अगर आप कोई फॉर्मूलाज याद नहीं रहेंगे। बाकी सब में बहुत इजीली आप क्वेश्चन कर पाओगे, बाकी सब आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो ओलंपियाड में पूछा हुआ है, थ्योरी में भी, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली वो, तो मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन 5 ग्राम ऑफ गैस एट 27 डिग्रीज ऑक्यूपाइड द सेम वॉल्यूम एज 0.250 ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन एट 17 डिग्री एट द सेम प्रेशर। फाइंड आउट द मोलिकुलर वेट ऑफ द गैस IJSO 2014-15। क्या बोल रहा है ये? इसने बोला कि 5 ग्राम गैस है कोई जो सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है जितना 2.5 ग्राम 0.25 ग्राम डाइहाइड्रोजन करती है, तो हमको बताना है वेट ऑफ द गैस। मुझे जहां तक याद है, अब प्रैक्टिस तो हो गई होगी थोड़ी बहुत, जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं घर पे, कि इसमें हमें क्या लगानी है, आइडियल गैस इक्वेशन। तो वहां पे उस गैस को हम लोगों ने मान लिया x मान लेते हैं। ठीक है, तो Px Vx इक्वल टू NX R T। T कितना है बेटा इसका? T है 27। अब T को कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन के अंदर, तो 27 प्लस 273 मतलब कितना हो जाएगा? 300। यही तो है। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए क्या होगा? पीएच इक्वल टू NH R T कितना है बेटा? 17 मतलब कितना हो गया? 290। यही हो रहा है, यही दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब देखो, सेम प्रेशर मतलब pH इक्वल टू px हो गया, कोई डाउट नहीं। उसके बाद में सेम वॉल्यूम मतलब कि जो वॉल्यूम H का है वही वॉल्यूम उस गैस का रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल सा यहां से निकालेंगे हम लोग वॉल्यूम की वैल्यू, और वॉल्यूम की वैल्यू को यहां पे पुट कर देंगे। या फिर आप प्रेशर की वैल्यू भी निकाल सकते हो, पर प्रेशर की वैल्यू निकालने से कोई मतलब होगा नहीं। हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? वॉल्यूम की वैल्यू निकाल के भी आप डाल सकते हो। हाँ, ऐसा नहीं है, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। आप या तो प्रेशर को इक्वेट कर लो, दोनों के लिए प्रेशर की इक्वेशन निकाल के बराबर कर दो, या फिर दोनों के लिए आप वॉल्यूम की इक्वेशन निकाल के बराबर कर दो। दोनों में बात सेम ही है, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो करें एक बार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? P को P छोड़ देते हैं, P को छोड़ देते हैं हम लोग V इक्वल टू N की वैल्यू कितनी हो रही है बेटा? N की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0.250 बाय 2 इंटू R इंटू 290। ये हो गया यहां से। ठीक है भैया, ये यहां से हो गया। तो हाँ, यहां पे इसको सिंपल ऐसा लिखें, Px मतलब को भी P इंटू वी छोड़ देते हैं ना, अब तो NX निकालना है, मतलब गिवन मास अपॉन उसका x वेट इंटू R इंटू 300। ये इक्वेशन नंबर ए हो गई हमारी, ये इक्वेशन नंबर बी हो गई हमारी। चलो फिर इन दोनों को इक्वेट किया जाए, तो ये पीवी से पीवी तो अपने आप जा ही रहा है, बराबर हो रही है इक्वेशन। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या बनेगा बेटे? अल्टीमेटली हमारा ये बनेगा अल्टीमेटली हमारा ये बनेगा 5 बाय x इंटू आर इंटू 300 इक्वल टू 0.250 बाय 2 इंटू आर इंटू 290। आर से आर कैंसिल कर दो, कर दिया सर। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, अब यहाँ पे इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर देंगे। अल्टीमेटली देखो, मुझे डराना मत, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, ये बनेगा x इक्वल्स टू 5 इंटू 30 इंटू 2 अपॉन 0.250 इंटू 29। ठीक है, ये हमारी कुछ इक्वेशन बन के इस तरह से आ रही है। हमारा जो रेशियो बन के आ रहा है वो ये आ रहा है। इधर से ये मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 5 हो जाएगा, ये इधर गया, ये इधर गया। ठीक है,
हो गया। तो चलो ठीक है, फिर मेरे दोस्त से हेल्प ले लेता हूँ। सोल्व किया जाए एक बार, इसको सोल्व किया जाएगा तो क्या आएगा, 5 × 30 × 2 आ गया, डिवाइडेड बाय 0.250 इक्वल्स टू दिस, ठीक है, डिवाइडेड बाय 29। ठीक है, कितना आया, ये आ रहा है 41.379। क्या ऐसा कुछ हमारे उसमें, एक बार देखना पड़ेगा आ रहा है नहीं आ रहा, क्या पता गलत भी हो सकता है। हाँ, 41.37 हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है बेटा, कुछ नहीं करना, आप देख सकते हो मैंने P और V की वैल्यू चेंज करी नहीं है, PX इंटू PH था, VH इंटू VX था, तो मैंने दोनों को बराबर छोड़ दिया, बराबर छोड़ा हुआ है। बस ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वेट कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, आगे चलें क्या, अभी तक में कोई डाउट है, नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो ये रहा, द प्रोडक्ट ऑफ गैस कांस्टेंट आर एंड एनटीपी टेम्परेचर इज 22.4, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ द गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। ये तो थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन लग रहा है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, Z इक्वल्स टू PV अपॉन RT, यही होती है। अब वो कह रहा है कि R एंड एनटीपी टेम्परेचर की वैल्यू, R और एनटीपी टेम्परेचर की वैल्यू, R और एनटीपी टेम्परेचर की वैल्यू मतलब R इंटू टी, ये कितनी है 22.4 लीटर्स, कितनी है ये 22.4 लीटर्स। अब वो बोला कि द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आपको निकालना है, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहाँ निकालना है, 1 एटमॉस्फेयर पे, पी कितना हो गया 1 एटमॉस्फेयर। जरा सोच के बताइए कि इस टेम्परेचर पे, इस एनटीपी के ऊपर वॉल्यूम कितना होता है, बताइए जरा, वॉल्यूम कितना होता है। ठीक है, वॉल्यूम कितना होता है ये आपको सोच के बताना है एक बार। जरा सोच के बताइए कि वॉल्यूम इस जगह पे कितना होगा, बताइए वॉल्यूम कितना होगा यहाँ पे, सोचो एक बार। एनटीपी पे वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर्स। तो Z जो है, के लिए प्रेशर की वैल्यू है 1, P की वैल्यू आ रही है 22.4 लीटर्स, R और T का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 22.4 लीटर्स, तो हमारा Z कितना हो गया 1, मतलब ऑप्शन नंबर बी। यहां पे आप ये भी कह सकते हैं कि गैस किस तरह का बिहेव कर रही है, आइडियल बिहेव कर रही है इस जगह पे, इसके ऊपर और नीचे का मुझे नहीं पता। एक क्वेश्चन में आपकी जिससे बात कर रहा था, वो क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आपको ये क्वेश्चन एक बार याद रखना चाहिए। क्वेश्चन है ये वाला, लेट मी ड्रॉ, आएगा मतलब ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक, मैं आपको समझाना चाह रहा था इसलिए मैंने बोल दिया ऐसा। ये एक एंट्री थी यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने एक गन कॉटन के अंदर यहाँ पे हम लोगों ने भरी है अमोनिया गैस, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने भरी है HCl गैस भर दी है यहाँ पे, और एनवायरनमेंट को कैसा कर दिया है, मॉइस्चराइज कर दिया है, मॉइस्चराइज ट्यूब है ये ट्यूब कैसी है, इस ट्यूब के अंदर मॉइस्चर है, क्या है, इस ट्यूब के अंदर मॉइस्चर भरा हुआ है, इस ट्यूब के अंदर पूरी ट्यूब है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन का सेट है, पहला तो, पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूं यहाँ पे वो क्या है, यस और नो में जवाब देना है आप लोग को, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, टाइम स्टैम्प लगा के आप उसमें जवाब दे देना। काफी लोग बहुत सीरियसली फॉलो करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट दोज पीपल जो इनको वीडियो को देखते हैं, उनसे मॉडल के क्वेश्चन करते हैं, फिर उनके जवाब भी हमको देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो सफल हो रही है। तो कीप डूइंग दैट, कीप डूइंग द गुड गुड वर्क टुवर्ड्स योर गोल्स ऑफ एनएचजीएस, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन कि जब ये अमोनिया वाली जो मॉइस्चर वाली अमोनिया का जो गन कॉटन का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे हम लोगों ने डिप करके रखा और यहाँ पे रखा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल हैपन,
इन सम टाइम। ये बिल्कुल ब्लंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, व्हाट विल हैपन। ठीक है, पहले तो आप इसको आंसर करेंगे। इसका आंसर पहले आप पॉज कर लो, क्योंकि मैं जस्ट आंसर बताने वाला हूं। इसका आंसर जो है वो ये है बेटा कि ये दोनों गैसेस आपस में कैसी है बताइए, रिएक्टिव गैसेस हैं। ठीक है, जब ये मॉइस्चर एनवायरनमेंट में जाएगी तो ये बना लेगी NH4Cl। क्या बना लेगी? NH4Cl। इसका हल्का सा क्लाउड बनेगा। क्या बनेगा? क्लाउड बनेगा। और वो क्लाउड बनेगा इस ट्यूब के अंदर। ये दोनों, इनका जो कलर थोड़ा सा व्हाइटिश होता है इसका कलर, तो क्लाउड बना लेगी इस कलर इसके अंदर। ठीक है, अब यहां से सेकंड क्वेश्चन जो ये है मेरा, वो ये है, ये इसका मिड पॉइंट है। सपोज करो ये इसका मिड पॉइंट है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? x/2, और ये भी है x/2। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉइंट ए बोल देते हैं, इसको पॉइंट बी बोल देते हैं, इसको पॉइंट सी बोल देते हैं, ऐसा कुछ बोल देते हैं। ऐसे कुछ भी बोल दिया मैंने, रेंडमली बोल दिया। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो क्लाउड बनेगा, जो क्लाउड बनेगा, विच साइड ऑफ द ट्यूब will see the formation of cloud। बताइए, ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना ही चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन का जैसे ही मैं आपको आंसर बताऊंगा, केमिस्ट्री लवर्स की तो आंखें चमक जाएंगी कि अरे वाह सर, क्या बात बताई है आपने। देखो बेटा, आई होप आप लोग पोस्ट करके आंसर दे देंगे, क्योंकि मैं अब इसका आंसर बताने वाला हूं। देखो बेटा, कि जब आप इन दोनों गैसेस को इस चेंबर में या इस ट्यूब के अंदर भरेंगे, भले ही ये नॉन रिएक्टिव हो, रिएक्टिव हो, लेकिन ये आपस में क्या करेंगे? डिफ्यूज करेंगे, नहीं करेंगी? तो यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है? ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन यहाँ पे लग जाएगा। और फिर हमको क्या निकालनी पड़ेगी? R1/R2। R1 और R2 देखना पड़ेगा। और ये कैसा होता है? लगभग इस तरीके का होता है, M2/M1। तो कौन सी गैस फास्ट ट्रेवल करेगी बताओ? NH3 की HCl निकाल लो। NH3 का मास कितना है? NH3 का मोलिकुलर मास कितना होता है? कितना होता है बेटा? इसका होता है 17, 14 + 3। HCl का मास कितना होता है? अगर गैस फॉर्म में तो मास कितना होगा? 35.5 + 1 मतलब 36.5। मतलब कि कौन सी गैस फास्टर ट्रेवल करेगी? जो हल्की है। और हल्की गैस कौन सी है? अमोनिया। तो अमोनिया ट्रेवल करके आ जाएगी इतने आगे तक, और ये थोड़ा सा ही ट्रेवल कर पाएगी। तो जो ब्राउन जो फ्यूम्स बनेगी, वो फ्यूम्स बनेगी इस एरिया में, मतलब नियर सी, नियर द पॉइंट सी। यहां पे जाके वो फ्यूम्स बनेगी, और इसी को हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया अभी यहाँ पे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी एक ओलंपियाड में आया हुआ है। मेरे दिमाग से इसका ईयर स्लिप हो रहा है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आया था, पर कॉन्सेप्ट बड़ा मजेदार है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और इसी के साथ हमारे गैस लॉस का कंक्लूजन हम लोग करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग को टॉपिक समझ में आए होंगे। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चंस करने का कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा। धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ रहा है। धीरे धीरे आपको एक और चीज याद रखनी है कि आपको क्वेश्चंस का करते की स्पीड भी बढ़ानी है। अब 2 मिनट में अगर आप एक क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो अब आपको 1.5 मिनट तक लेके आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही जल्द आपका NSE-JS का एग्जाम हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन सबका सिलेक्शन हो, वो सब आगे तरक्की करें। सिलेक्शन ना भी हो तो वो इतना कुछ सीख लें कि अगर वो अपना कुछ हायर एम सेट कर चुके हैं, तो उसमें इनकी प्रैक्टिस से, इनकी हेल्प से उनके क्वेरीज सॉल्व हो जाएं। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में। तब तक आप सारे वीडियोस को देखिए, जो भी आपकी क्वेश्चंस या क्वेरीज है, जो भी आंसर आप लिखते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में अपने क्लासमेट्स को भी सजेस्ट कीजिए कि PW के ओलंपियाड वाला चैनल पे जाके वीडियोस को देखें, लाइक करें, और इस तरह से प्यार बांटते रहें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।